हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी आप कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे आपके पेडागोजिकल क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके लिए आप जो है चैनल पर बने रहें, और इसके साथ साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक भी करें। और आज मैं आपके सामने क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आई हूँ, और ये सीरीज़ अब हम रेगुलर रखेंगे, ठीक है। तो चैनल से बने रहें। आपको बहुत जितने भी वीडियो मिलेंगी बहुत ज़्यादा काम की और आपके आपके काम की मिलेंगी, तो वीडियोज़ को पूरा एंड तक वॉच करें। उसके साथ साथ मेरे चैनल पर आपको टीचिंग एग्ज़ाम से लेकर, अगर बात करें सीडीपी सेक्शन की, आपको कंटेंट की वीडियो भी देखने को मिलेंगी। तो अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि एस्टेट की डेट अभी नहीं डिसाइड है। तो आपको कंटेंट वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है ना, यदि आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है तो आपको ऑप्शंस निकालने से कोई नहीं रोक सकता। ऑप्शंस आपके भाग भाग कर निकलेंगे। तो कंटेंट वाली वीडियोस आप ज़रूर देखें। और किसी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन हो कि मैम अब कंटेंट वाली वीडियो क्यों नहीं है, तो उनका रिप्लाई ये है, क्योंकि आप सब देखना ही नहीं चाहते। आप सब खेलना ही ABCD चाहते हैं, और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही सब करते हैं। दो तरह की बातें होती हैं। एक तो वो स्टूडेंट होते हैं जिन्हें पसंद ही ये ABCD खेलना है। टीचर आए, ABCD खेले और चला जाए, मतलब 4 ऑप्शन आए, उनमें से आंसर बताए और वो चला जाए। एक तो ये इस टाइप के कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। दूसरा, अगर बात करूँ तो बहुत सारे टीचर्स हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऐसे हैं जिनके बैच चलते हैं, ठीक है, जिनके खुद के बैच चलते हैं, तो वो अपने बैच में कंटेंट पढ़ाते हैं और यूट्यूब पर वो क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक है। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा कोई भी किसी तरह का कोई बैच नहीं चल रहा है। मैं आपको सब कुछ यूट्यूब पर ही करवाऊँगी, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊँगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ मैं, और क्वेश्चंस भी मैंने वो सेलेक्ट किए हैं जो आपको हर टीचिंग एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेंगे, हर तरह से। अभी एस्टेट आने वाला है, एस्टेट में आपको हेल्प करेंगे। आगे आपका रीट आने वाला है, रीट में आपको हेल्प करेंगे। आगे आपका यूपी टेट, DSSB, हर टीचिंग एग्ज़ाम्स में आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और यदि आप कंटेंट की वीडियो भी चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ कि मैम कंटेंट की वीडियो डालें, तो मैं कंटेंट की वीडियो भी आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। आप उन्हें देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं नहीं डालती अब। हाँ, पहले मैंने डाले हैं, ठीक है। आप चैनल पे जाएँ, विज़िट करें और देखें, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जो कंटेंट की हैं, राइट। तो अब चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, ना करें ऑप्शनल है, बट चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक डायरेक्ट पहुंच सकें। और देखिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें मेरा कोई बैच नहीं है। जितना है, जो भी है, मैं आपको यूट्यूब पर ही करवा रही हूँ। और रही बात क्यों पढ़े मुझसे, तो देखिए, मेरे सारे जो टेस्ट हैं वो क्लियर हैं, ठीक है। एस्टेट, सीटेट, वो अच्छी तरह से क्लियर हैं। तो आप मेरी गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए कि जो हमें गाइड कर रहा है वो खुद उसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं। तो मेरे पास आपके लिए एक्सपीरियंस है, सो आप इस चैनल को बेझिझक ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और सीरीज नंबर पर मत जाना, ये आपके प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। तो ये वहाँ वाला आपका सीरियल नंबर है, तो आप इन्हें इग्नोर करें। शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किसके लिए करते हैं, ठीक है, किस लिए करते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए, कि आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे। अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, या फिर शिक्षण विधि का अनुसरण करने के लिए, या विद्यार्थियों को प्रगति के मूल्यांकन के लिए। तो देखिए, बिल्कुल इसका क्लियर आंसर है, और फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा लड्डू क्वेश्चन होता है, ताकि आपका मोटिवेशन बढ़े। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आई होप आप सभी सही दे रहे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए जो है हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। टीचिंग एड्स का हम यूज़ करेंगे इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और अभी जो आपका स्ट्रक्चर है वो इसी पर काम कर रहा है कि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको मीनिंगफुल बनाया जाए, राइट। तो फर्स्ट आंसर आपका हर तरह से राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, लर्निंग विदाउट बर्डन बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक थे। तो लर्निंग विदाउट बर्डन जो है, इसके बताना है आपको कि जो
कि जो प्रकाशित एक समिति है उसके प्रतिवेदन के नाम बताना है आपको। तो देखिए आप सभी को पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, बट इसका राइट आंसर है आपका कौन, यशपाल जी। ठीक है, इनकी जो है एक समिति बनाई गई थी जो कि 1992 में। क्वेश्चन से रिलेटेड जो है मैं जितनी बातें बताऊँ आप उन्हें भी नोट करते जाएं, क्योंकि वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनकी जो समिति का गठन हुआ था ना, वो आपकी जो भारत सरकार है उन्हीं के द्वारा हुआ था, राइट। और इनका जो 1992 में हुआ था, ठीक है। इसमें जो है ये 8 शिक्षाविद थे, ठीक है, ये 8 शिक्षाविद थे। और इसको जो है, इसके जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक अगर हम कहें तो वो किसको बनाया गया था, वो बनाया गया था यशपाल जी को, ठीक है। यशपाल जी को इस कमेटी का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन जो आप साथ साथ नोट कर लें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शिक्षा दर्शन प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है और बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है वो दर्शन जो बच्चों को जो है अनुशासन की बात करता है और उसमें जो है बच्चों की जो रुचि है उसके आधार पर सामाजिक अनुशासन की बात इसमें करता है। तो देखिए इसमें से कौन है, आदर्शवाद नहीं है, यथार्थवाद भी नहीं है, प्रकृतिवाद भी नहीं है, इसमें से सीधे हैं आपके कौन, प्रयोजनवाद। कौन है, प्रयोजनवाद है। और अगर हम इसकी बात करें कि ये जो है प्रयोजनवाद जो है सामाजिक अनुशासन का समर्थन करने वाला एक क्या है, एक शिक्षा दर्शन है, ठीक है। जो क्या करता है, जो विद्यार्थी की जो योग्यता होती है, उनकी रुचियाँ होती है, उसके अनुसार जो है गतिविधियों पर आधारित होता है, राइट। और ये जो शैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं, ये जो आपसी सहयोग होता है ना उसको बढ़ावा देती हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो सामाजिक विकास होता है उसको भी क्या करती हैं, बढ़ावा देती है, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परिपक्वता है एक, तो मैच्योरेशन क्या है, आपको ये बताना है कि जो मैच्योरेशन है वो क्या है। अब देखिए किसी भी आप स्टूडेंट को नोट करें या खुद का ही आप देखें तो मैच्योरिटी कैसे आती है, क्या वो अनुभव से आती है या समायोजन से आती है या फिर समाजीकरण से आती है। आप सबको पता है, इजी क्वेश्चन है कि ये एक विकासात्मक प्रक्रिया है, राइट। सो ये क्या है, एक विकासात्मक प्रक्रिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जो आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसका आपको सही क्रम बताना है, ठीक है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है और यदि आपने पहले पढ़ा है तो आप इसको इजीली बता पाएंगे, फिर भी हम इसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए आप सभी को पता है, सबसे पहले जो ब्लूम की जो उसका क्लासिफिकेशन उसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका, अगर हम बात करें, नॉलेज, ज्ञान आता है सबसे पहले। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद समझ या बोध, ये आता है आपका। और फिर उसके बाद क्या आता है, आपका आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो वो होता है अनुप्रयोग। और उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आपका आता है एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। और उसके बाद आता है सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण। और लास्ट में आपका आता है इवेल्युएशन। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया आपको ज्ञान, यानी कि सबसे पहले आपको फर्स्ट देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन आपका कट गया। सेकंड हमने बात की, सेकंड आपका आता है समझ या बोध यानी कि कॉम्प्रिहेंशन। तो सेकंड आप देखेंगे, इसमें सेकंड नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसी में है। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। फिर भी एक बार फिर से हम सारे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले आता है आपका, अगर हम बात करें, नॉलेज, उसके बाद आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, फिर आपका आता है एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, सिंथेसिस, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है आपका इवेल्युएशन। तो हाईएस्ट अगर आपसे लेवल पूछा जाता है तो वो होता है आपका इवेल्युएशन। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है और इन्हीं इन्हीं ऑप्शंस में से बहुत बार क्वेश्चन बना है। तो आपको ये सीरीज जो सही क्रम है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन पेपर आपको जहाँ पे भी आपकी पेडागोजी आ रही है, जहाँ पे भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आ रहा है, जहाँ पे भी आपका सीडीपी सेक्शन आ रहा है, वहाँ पे हर जगह आपको ये
हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है? तो देखिए, अगर हम बात करें बुद्धि का निष्पादन परीक्षण, तो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, ठीक है? जब हमने प्रीवियस ईयर किए थे एस्टेट के, तो उसमें भी ये क्वेश्चन हमसे आया था, बट यहाँ पे थोड़ा घुमा दिया, तो आपको पता होना चाहिए, राइट? तो देखिए, ये अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए हमने जो है कैटल का सांस्कृतिक निरपेक्ष परीक्षण पढ़ा था, है ना? तो वो भी आपका निष्पादन परीक्षण है। उसके बाद भाटिया बैटरी परीक्षण, ये भी आपका निष्पादन परीक्षण है। और कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ये भी आपका निष्पादन परीक्षण है। बट कार्नेल कॉक्स स्केल, ये आपका निष्पादन परीक्षण नहीं है और आपसे पूछा ही नहीं था, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि किसी पेपर में आपको कैटल का सांस्कृतिक परीक्षण देखने को मिला है, किसी में भाटिया और किसी में कोह का ब्लॉक। अगर आपको पता है कि ये निष्पादन है, तो इजीली आप बता पाएंगे कि कौन सा निष्पादन नहीं है, और ये निष्पादन नहीं है तो सीधी सी बात है, ये निष्पादन के अंदर नहीं आता है, राइट? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, आई होप आपको ये विजिबल होगा, है ना? अकॉर्डिंग टू मी आप ये विजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है प्रक्षेपण परीक्षण, आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रक्षेपण परीक्षण है वो कौन सा है, तो वो आपका मिनीसोटा, ये तो नहीं है ना? व्यक्तित्व तालिका, ना ही आपकी समाजी मति परीक्षण है, और ना ही आपका बेल समायोजन है। सही आंसर आपका शब्द साहचर्य परीक्षण, ये आपका प्रक्षेपण का परीक्षण है, ठीक है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भली भांति, सॉरी 1 सेकेंड प्लीज, यस, यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा था, निम्नलिखित में से किसके परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भली भांति संचालित किया जा सकता है, ठीक है? तो आपसे ये पूछ रहा था। तो अगर हम बात करें कि, तो जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, ठीक है, तो आप सभी को पता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसे आप क्या कहते हो बताइए? इसे हम कहते हैं डायग्नोस, राइट? तो जो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, वो किसके बेस पर होता है? किसके बेस पर होता है? क्यों रहे बार बार? ये आपका होता है किसके बेस पर? कहाँ गया? यस, हद हो गई भाई, सच में हद हो गई आज तो। देखिए, जो आपका उपचारात्मक परीक्षण होता है, वो होता है आपका निदानात्मक परीक्षण पे। सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे? डायग्नोज करेंगे, उसे पहचानेंगे, राइट? और उसके बाद हम उसे रेमेडी करेंगे, उसके बाद उसका उपचार करेंगे, ठीक है? तो पहले समस्या को पहचाना जाता है, उसके बाद उसका उपचार किया जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये जो बीच में डिस्टर्बेंस हुई है उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं है, तो नहीं होना चाहिए, तो आपको बताना है कि क्या नहीं होना चाहिए है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि समुदाय समुदाय जीवन में सुसंगत समायोजन, तो ये तो होना चाहिए, है ना? बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद हम अगर बात करें बालक की व्यक्तित्वता का सुसंगत विकास, ये भी बिल्कुल होना चाहिए। बच्चों की स्वाभाविक रुचियाँ, अभिरुचियाँ और क्षमताएँ, बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए। तभी बच्चा उतना इंटरेस्ट लेकर उस चीज़ में इन्वॉल्व हो पाएगा और पढ़ पाएगा। और लास्ट आपसे कहता है बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएँ, तो देखिए ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और इनफैक्ट होनी भी नहीं चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ही हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन आपके पॉजिटिव हैं, बिल्कुल सही हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है। तो बच्चों की आदतों में देखिए, आदत से आपको बिल्कुल क्लियर इसका आंसर दिखाई दे रहा होगा, और अगर नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, हम दिखा देंगे, बट फिर भी आप कोशिश करेंगे कि बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है, तो वो कौन सा ऑप्शन है। अगर हम बात करें अभ्यास एवं त्रुटि, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से बच्चे की कोई आदत डेवलप नहीं हो रही है, राइट। अगर हम बात करें क्रिया प्रसूत अनुकूलन, तो इसमें भी कोई आदत की बात नहीं है, और अगेन आपके पुनर्बलन में भी आदत की कोई बात नहीं है। आदत की बात कहाँ होती है, आदत की बात होती है शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल जो आपकी थियरी है अनुकूलन की, उसमें जो है आपका शास्त्रीय अनुकूलन जो है एक आदत में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक यहाँ पे सामर्थ्यपूर्ण है। कैसे, आपने वो ये थियरी अगर आपने पढ़ी है तो आपको याद आया होगा कि किस तरह से जो है अ, जो डॉग था उसको खाना दिखाया जा रहा था, जैसे ही खाना घंटी बज रही थी, खाना आ रहा था और उसकी लार आ रही थी, बट रेगुलर वो प्रोसेस चलता गया तो आपने देखा कि घंटी बजी, खाना नहीं आया, लेकिन उसकी लार आ गई, है ना। तो वो एक तरह से आदत बन चुका था, राइट। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालयों को समाजीकरण के केंद्र के रूप में मानते हैं क्योंकि ये बच्चों की सहायता करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको बताना है कि किस प्रकार की वो सहायता करते हैं, आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि क्या होगा आपका राइट आंसर। देखिए, नागरिकों के रूप में विकसित होने होने में, ठीक है, किसमें सहायता करते हैं, मूल्यों और परंपराओं को ग्रहण करने में, या फिर समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में, या फिर ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में जिससे वह समाज को समझ सके। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे होगा कि जो समाज है उनमें उनकी अपनी क्या भूमिका है, ठीक है, उसके प्रति सजग होने में जो है बच्चों की सहायता करते हैं। कौन, सामाजिकरण के केंद्र, राइट। विद्यालय विद्यालय जो है बच्चों को समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में उनकी सहायता करते हैं, राइट। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर है, ठीक है। ये सीरीज आपको केवीएस में, एनवीएस में, डीएसएसबी में एंड एस्टेट में, यूपी टेट में, जहाँ पे भी आपको ये पेडागोजी देखने को मिलती है, वहाँ ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे ही आपके प्रीवियस ईयर हैं, कोई भी क्वेश्चन खुद से बनाया हुआ नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार जो है अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21A में रखा गया है। अब अनुच्छेद 45 को किससे संबंधित है, तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे कि 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की शिक्षा और देखभाल नहीं, 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों तक की शिक्षा देखभाल देखते हैं। नेक्स्ट है 14 वर्ष से अधिक नहीं, 14 वर्ष टेक के विद्यालय को छोड़कर नहीं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, अगर आप देखेंगे कि जो आपके राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, फर्स्ट, क्या कि 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की जो शिक्षा और देखभाल है ये अब उससे संबंधित है। कौन सा, आपका 45, ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल आपका 45, ये किससे संबंधित है, अब ये इससे संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है, और उन्हें जो है सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री उपयोग में ला सकते हैं, और प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि क्या है। तो देखिए, आप बताइए ये क्या है, जो बच्चों का ना वहाँ पे कुछ भी बताया नहीं जा रहा है, और बहुत ध्यान से उनको प्रश्नों के हल तक
पहुंचना है और जो आसपास जो भी उन्हें दिख रही हैं चीज़ें वो उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है, कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं है, कहीं से भी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, कहीं से भी कोई प्रोजेक्ट विधि नहीं है, ये आपका ह्यूरिस्टिक विधि है। ये आपकी क्या है, ह्यूरिस्टिक विधि है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, जिसे आप खोज विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए ये किसने दी थी, तो इस विधि का सबसे पहले जो प्रयोग था ना वो आर्मस्ट्रांग ने किया था। राइट, सबसे पहले किसने किया था इसका प्रयोग जो है वो आर्मस्ट्रांग ने किया था। ठीक है, सबसे पहले इसका प्रयोग आर्मस्ट्रांग ने किया था। और जो इसको मैंने अभी आपको बताया कि इसको खोज विधि भी कहते हैं और इसको अन्वेषण विधि भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंडर बेसिकली होता क्या है, जो बच्चे होते हैं वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से जो है सक्रिय होकर जो है क्या करते हैं, प्रयोग करके स्वयं सोचते हैं। राइट, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ह्यूरिस्टिक विधि। और इसको किसने दिया था सबसे पहले, आर्मस्ट्रांग ने। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या कहता है सुनिए, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा सेकंड तक गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई। कक्षा थर्ड में प्रति माह कितने गृह कार्य की जो है अनुशंसा की है। तो देखिए जो आपका एनसीएफ है 2005, वो कहता है, क्या कहता है कि जो सेकंड तक बच्चे को गृह कार्य नहीं देना चाहिए। ठीक है, मतलब उसको क्लास में एक्टिविटी करके सिखाओ, जितना आपको सिखाना है उसी के बेस पर वो अपनी नॉलेज को बिल्ड करेगा। बट वो कहते हैं कि थर्ड क्लास से प्रति माह आपको काम देना चाहिए, प्रति सप्ताह। तो वो प्रति सप्ताह की बात करें कि कितना काम देना चाहिए, तो वो देना चाहिए आपको 2 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 घंटे की बात उन्होंने इसमें की है। क्लियर? यस। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, सुनिए क्या कहता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त नहीं है। तो वस्तुनिष्ठ क्या होता है, वस्तुनिष्ठ होता है आपका ऑब्जेक्टिव, है ना। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो उसके लिए क्या उपयुक्त नहीं है, विचारों के विकास और संगठन में, लागत कम करने में, निर्माण की सुगमता में, या अनुमान तत्वों से बचाव में। तो जो आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण है उसमें क्या नहीं है, उसमें आपका ये नहीं है कि उसमें कोई भी अनुमान तत्वों से बचाव में ऐसा नहीं होता, बेसिक से अनुमान ही लगाए जाते हैं उसमें, है ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत की थी। तो जो पड़ोसी विद्यालय के जो उसकी विचार की जो वकालत की थी वो किसने की थी, क्या आपके विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने की थी, क्या आपके माध्यमिक शिक्षा आयोग ने की थी, क्या आपके भारतीय शिक्षा आयोग ने की थी, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने की थी। तो आप बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करें तो इसकी जो है वकालत की थी आपकी भारतीय शिक्षा आयोग ने। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग ने, जो कि 1964 से 1966 में उन्होंने जो है इसकी बात की थी। राइट, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 21 सॉरी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी अर्थपूर्ण होता है जब वे, तो जब वे क्या, शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, सावेशिक रूप से स्थिर होते हैं, सक्रिय होते हैं, या अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं। तो आप ही बताएंगे इसका राइट आंसर, और बहुत ही आसान है इसका राइट आंसर अगर हम बात करें कि क्या है। तो देखिए सर्वांगीण विकास की बात हो रही है, तो सर्वांगीण विकास में अगर आप में से कुछ स्टूडेंट इसका आंसर ओनली सी चुनते हैं, अगर वो सी चुन रहे थे तो वो गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर्वांगीण बच्चे के व्यक्तित्व पर्सनैलिटी की बात हो रही है, कि सर्वांगीण विकास की बात हो रही है यहाँ पे, तभी अर्थपूर्ण होता है जब वे अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं। ठीक है, जो बच्चे के सर्वांगीण विकास में क्या होता है कि जो उसका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य है, सामूहिक रूप से स्थिरता और सक्रियता आवश्यक होते हैं। ठीक है, अ, लेकिन जब एक बच्चा अपनी कमियों को पहचान कर उसे दूर करने के लिए लगातार प्रयास नहीं करता है, तब क्या होता है,
तब तक उसका सर्वांगीण विकास पूर्ण नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको जो है अपनी कमियों को, अपनी शक्तियों को, इनके बारे में उसको पता होना चाहिए, तभी उसका पूर्णतः से विकास हो पाएगा। राइट, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? यहाँ पे डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अब क्या आंशिक रूप से प्रतिबंधित है, पूर्णतः प्रतिबंधित है, या फिर अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है, या फिर गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में दिया जा सकता है। तो आप बताएंगे कि कब दिया जा सकता है, बताइए। आप सभी को पता है कि ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। किसी भी तरह के जो पनिशमेंट जो है आप बच्चे को नहीं दे सकते, किसी भी तरह की, है ना। शारीरिक दंड बिल्कुल मतलब पूरी तरह से बैन है। और आजकल आप देखेंगे प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स हैं, देखिए हर टीचर जो है बच्चे का भला चाहता है, और कहीं ना कहीं जब तक बच्चे को जो है आप थोड़ा सा उसको ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि हाँ बेटा अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, या फिर किसी भी डर भय से बच्चा सीखता है, और अगर ये चीज़ उसके अंदर नहीं रहेगी तो बेसिकली ये नॉर्मल हम बात कर रहे हैं। जो आपका जो एजुकेशन सिस्टम वो ये बात नहीं करता, वो तो पूर्णतः बैन लगाता है कि बच्चे को आप बिल्कुल पनिशमेंट के तौर पे टच तक नहीं कर सकते हैं आप। राइट, लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें, अगर आप में से कोई टीचर्स हैं तो आप जानेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार बच्चे को डांटना, उसको पनिश करना, क्योंकि हर टीचर जो है बच्चे की भलाई चाहता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं इसे बेवजह परेशान करूं या बेवजह ही मैं इसकी पिटाई करूं। राइट, तो ये जो शिक्षा का जो अधिकार है, ये अधिनियम 2009 की अगर हम बात करें, ठीक है, 2009 की जो है, तो धारा 17 में विद्यालयों में जो है बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न के लिए पूर्णतः मना किया था। ठीक है, तो ये 2009 में था आपका। अगर हम बात करें धारा कौन सी थी, तो धारा 17 थी। आगे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्लियर, और इसमें जो है आप किसी भी तरह से जो है बच्चे पर जो है आप पनिश नहीं कर सकते उसको किसी भी तरह से। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इनका मानना है कि ऐसा करने से क्या हो सकता है कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है उस पर जो है नेगेटिव जो है उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन अगेन प्रैक्टिकल बातें कुछ हो रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या कहता है कि जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है। तो हर्बर्ट की अगर हम बात करें तो हर्बर्ट का आपको बताना है कौन सा इसमें जो है आपका भाग नहीं है। तो जो हर्बर्ट के द्वारा ना स्मृति स्तर के जो है शिक्षण प्रतिमान की संरचना के निर्माण के अंतर्गत 5 पदों का वर्णन किया गया था, है ना। तो उन्होंने कितने दिए थे? 5 पद दिए थे आपको। राइट, और अगर हम बात करें कि इसमें क्या होता है, जो प्रस्तावना होती है उसको तैयार करना, राइट, उसके बाद क्या होना है, उसको प्रस्तुत करना, फिर उसको स्पष्ट करना, ठीक है, और उसके बाद उसका सामान्यीकरण प्रयोग करना और अभ्यास करना। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या नहीं दिख रहा आपको, क्या नहीं है इसमें? अगर आप बात करेंगे तो इसमें से क्या नहीं है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया प्रस्तुत करना भी है ना, तुलना करना भी है, संक्षिप्तीकरण भी है, सामान्यीकरण भी है, बट आपका आकलन और मूल्यांकन इसमें नहीं है। तो नहीं आपसे पूछा था, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण क्या है। तो राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण आपको बताना है, तो वो क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें घृणा और भय का विकास, राजनीतिक एकता, स्वार्थपरता को प्रेरणा देना, या फिर सामाजिक आर्थिक विकास। अगर हम इसमें बात करें कि सबसे बड़ा अवगुण अगर हम बात करें राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का, तो वो है आपका स्वार्थपरता का प्रेरणा, स्वार्थपरता को प्रेरणा। ये जो बच्चा सेल्फिश होता है ना, ये सबसे ज्यादा जो है बेकार बात होती है। इसको दूर करने के लिए क्या किया था, जो एनसीएफ था आपका 2005 वाला, उसमें जो है
इसमें जो है कि जो बच्चों की दूसरों के हितों में ध्यान में रखना, ठीक है? उनकी भलाई करना, उनके लिए मतलब अपने मन में अच्छा भाव लाना, ठीक है? और इस प्रोसेस को जो है बदलने का जो है इन्होंने काम किया था। एनसीएफ 2005 में इसकी बात पूर्णतः से की गई है कि बच्चे में से इस प्रकार की बात को पूरी तरह से निकालना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, प्राथमिक स्तर पर श्री अरविंद द्वारा समझाए गए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो क्या नहीं था आप सभी को पता है, उसमें क्या नहीं था ये बताना है आपको। तो देखिए, मातृभाषा बिल्कुल, और अगर हम बात करें सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन बिल्कुल, कला और चित्र का बिल्कुल, लेकिन शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा ये आपका प्राथमिक स्तर पर नहीं था अकॉर्डिंग टू अरविंद, श्री अरविंद, ठीक है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है? जो मातृभाषा है उसमें फ्रेंच, गणित, सामान्य विज्ञान और ये सामाजिक और ये सांस्कृतिक कला ये सब जो है उन्होंने प्राथमिक स्तर में शामिल किया था, ठीक है? जबकि शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा की बात उन्होंने शामिल नहीं की थी, ठीक है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ये जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, एक अच्छे पर्यवेक्षण के प्रभाव में किससे बुद्धि होती है? किसमें बुद्धि होती है? अगर हम बात करें कि किसमें बुद्धि होती है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, तो देखिए शिक्षकों में समय की अनुपालना, सामुदायिक संतोष या फिर शिक्षार्थियों की प्रगति या फिर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक जो अच्छा पर्यवेक्षण होता है के प्रभाव में किसमें बुद्धि वृद्धि होती है? तो यहाँ पे वृद्धि होती है किसमें? शिक्षार्थियों की प्रगति में, ठीक है? शिक्षार्थियों की प्रगति में जो है यहाँ पे क्या होती है? वृद्धि होती है। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, जो एक अच्छे जो पर्यवेक्षक होता है उसकी जो विशेषताएं होती हैं उसमें क्या होता है? सहयोग की भावना, नेतृत्व की क्षमता और विकास में सहायता, नवीन ज्ञान, अनुसंधान में सहायता, सहायक, ये सारी चीजें जो है इसमें सम्मिलित होती हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इज, घर विद्यालय संबंधों का मुख्य लक्ष्य है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है? तो देखिए, शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य बच्चों के बारे में अच्छी समझ को विकसित करना, और घर और विद्यालय दोनों का लक्ष्य आपको बताना है क्या है। जो शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य बच्चों के बारे में अच्छी समझ को विकसित करना, या फिर गृह संबंधी मुद्दों को सुलझाना, या फिर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करना, या फिर विद्यालय में मामलों को अभिभावक की भूमिका को पहचान देना। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो है, इसमें सही आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल आसानी क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर ए होगा। हम बाकी चीज़ों पर ध्यान ना देकर इस बात पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि जो शिक्षक हैं वो और अभिभावक हैं, उनके जो मध्य है बच्चों के बारे में अच्छी समझ विकसित करना, है ना? जो टीचर बच्चे के बारे में जानता है, जो अभिभावक बच्चे के बारे में जानता है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करें और बच्चे को उस तरह से जो है आगे बढ़ाया जा सके। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो हैं आपको समझ में आए होंगे, ठीक है? यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? चैनल से जुड़ने पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। क्लियर? तो इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।